Gujarat said Education Question Paper 2023. So the first question of this session is, according to Jainism, what is the nature of knowledge? Option: concrete, absolute, manifold, divine. So the answer of this question is option C, that is manifold. कि जैनिज्म के हिसाब से जो एपिस्टोमोलॉजी है, ओके, नॉलेज जो है उसी का नेचर क्या है, वो है मैनफोल्ड. ओके, क्या है? मैनफोल्ड है उसका नेचर. which experience shows the highest state of advent. अस्ति अस्मि ब्रह्मास्मि एहस क्या क्या है ये ठीक से मेरे को पढ़ना नहीं आता है, आप लोग ठीक से पढ़ लेना. ओके, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, त्वच्योमासी. इसका जो आंसर है ये जो हाईएस्ट टेस्ट ऑफ अद्वैत है, अद्वैत का जो हाईएस्ट स्टेट है उसको हम लोग त्वच्योमासी हम बोलते हैं. What is the function of psychic stealth? मनोमय कोशों का. Option: to take unshakable decision, coordinate the physical अन्नमय and vital प्राणमय कोश, acquire discriminative knowledge, observe the emotion and feeling objectively. So the answer of this question is option B, that is coordinate physical अन्नमय and vital प्राणमय कोश. कि आप लोग को पता है ये जो कोष वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ऐसे करके तीन चार है. और ये साइचिक स्ट्रेंथ जो है इसी का फंक्शन क्या है मनोमय कोषों का, कि वो फिजिकल और वाइटल कोष जो है जिसको कि अन्नमय और प्राणमय कोष बोल रहे हैं, ये दोनों को कोऑर्डिनेट करना साइचिक स्ट्रेंथ और मनोमय कोषों का काम है. ओके, मनोमय क्या कोषों क्या करता है कि जो अन्नमय कोषों और प्राणमय कोषों ये दोनों को कोऑर्डिनेट करता है. Next, match the correct pair. Freedom and equality for women, ethics of care in education, removal of inequalities based on casteism, training women for professional career, Nell Loadings, Savitribai Phule, Vivekananda, Wollstonecraft. So the answer of this question is option B, that is freedom and equality for women is related to Vivekananda. Ethics of care in education is related to Nell Loading. Removal of inequalities based on casteism is related to Savitribai Phule. Training women for professional career is related to Wollstonecraft. नेक्स्ट, अगर हम देखिए स्वामी विवेकानंद को, तो ये एक बहुत ही बड़ा एजुकेशनिस्ट थे जिनका जन्म की इंडिया में हुआ था. और ये 1893 में चिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन हुआ था उसी को एड्रेस किए थे. और ये बहुत ही फेमस था क्योंकि यहाँ जो उनका जो स्पीच था वो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका ऐसे करके वो स्टार्ट किए थे. और जिसके कारण कि वहाँ बहुत जो क्लापिंग है वो हुआ था 2-3 मिनट तक. हो गया. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कब जो एड्रेस किए थे विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस को. ओके, वो है 1893. और कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि कहाँ ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 में हुआ था, वो चिकागो में हुआ था. और स्वामी विवेकानंद को वर्ल्ड टीचर करके रिकॉग्नाइज किया गया है. ओके, अगर इनका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को देखे, इनके हिसाब से ऑल नॉलेज इज विद इन द ह्यूमन माइंड. इनके हिसाब से वो सारे के सारे नॉलेज जो है वो ह्यूमन माइंड में ही है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जब हमारा जो कंसंट्रेशन वो सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा, तब वो सारे के सारे जो नॉलेज है उसी का हमको एहसास हो जाएगा. ये विवेकानंद का मानना था. एजुकेशन मैनिफेस्ट द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. ठीक है, कि एजुकेशन जो है ये क्या करता है कि जो ह्यूमन और मैन के जो ऑलरेडी है, हो गया, उसी को क्या करता है, उसी को बाहर निकालता है. एजुकेशन मैनिफेस्ट द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. ओके, जो परफेक्शन ह्यूमन के अंदर है उसी को मैनिफेस्ट करता है क्या, एजुकेशन. नॉलेज इज इनहेरिएंट, इट डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड. ये नॉलेज उनका मानना था क्या है कि ये इनहेरिएंट है, ये इनसाइड ह्यूमन रहता है और ये आउटसाइड से कहाँ हमको लाना नहीं पड़ता है. लाइक फायर इन फ्लिंट, knowledge exists within the mind
एंड मस्ट बी डिस्कवर्ड। हो गया कि जैसे ये आंख वो अंगार के अंदर रहता है, ठीक ऐसे ये नॉलेज जो है वो माइंड के अंदर ही है। सिर्फ हमको क्या करना है कि उसी को हम लोग को डिस्कवर करना है। ये विवेकानंद का मानना था। और उसके साथ साथ उनके हिसाब से द यूनिवर्स इज एन इन्फिनाइट लाइब्रेरी एग्जिस्टिंग विथ इन आवर माइंड। हो गया कि यूनिवर्स जो है ये एक इन्फिनाइट लाइब्रेरी है जो कि हमारा माइंड पर ही क्या है कि स्टोर है। सिर्फ उसी को हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। हो गया, ये था उनका एजुकेशनल फिलोसफी। अगर मोटा मोटी हम दिखें तो वो उनका मानना था कि ये नॉलेज जो है वो ह्यूमन के अंदर ही है। उसी को सिर्फ क्या करना है, एजुकेशन के थ्रू उसको मैनिफेस्ट करना है और उसको ग्रो करवाना है। हो गया। नेक्स्ट, अगर इनका एम्स ऑफ एजुकेशन दिखे तो फर्स्ट जो इनके हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ए सोशल सेटिंग, कि एक सोशल सेटिंग में स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना एम्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स बिल्डिंग के ऊपर वो एम्फासाइज कर रहे थे। और ये कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू करेज, फेयरलेसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन। ये करेज, फेयरलेसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू क्या करना चाहिए कि एक स्टूडेंट का और ह्यूमन का जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करना चाहिए। और बैलेंस ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उसी का प्रमोशन होना चाहिए। और वर्क इन वर्कशिप ओरशिप। हो गया कि वो ओरशिप के ऊपर क्या कर रहे थे, बहुत बिलीव करते थे। एनकरेजिंग सर्विस टू द पुअर एंड नेग्लेक्टेड, कि जो पुअर सोसाइटी में है, नेग्लेक्टेड लोग जो सोसाइटी में है, उनको क्या करना चाहिए कि उनको हेल्प करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्पिरिट ऑफ रिन्यूंसिएशन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, की जो हमारा जो रिन्यूंसिएशन है और सेल्फ सेक्रीफाइस है उसी को हमको कल्टीवेट करना चाहिए। वोकेशनल प्रोफिशिएंसी को एनहांस करना चाहिए। और जो हमारा फिजिकल हेल्थ है उसी को भी क्या करना चाहिए, एम्फसाइज करना चाहिए। ये सारे के सारे क्या था, एम्स ऑफ एजुकेशन था अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। अगर टीचर का रोल देखिए विवेकानंद के हिसाब से, वो सिनलेस होना चाहिए, वो कुछ पाप नहीं किया होना चाहिए। और उसके साथ साथ उनके पास डीप नॉलेज होना चाहिए स्क्रिप्चर का। और उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल फोर्स, हो गया, उनके पास होना चाहिए। वेस्ट ऑन लव फॉर स्टूडेंट्स, की ये स्टूडेंट्स लोगों को ऐसे अफेक्शंस, लव से उनको क्या करना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए। शुड हेल्प स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज विद इन देमसेल्फ। और उसके साथ साथ ये जो स्टूडेंट जो है उनको क्या करवाना चाहिए कि खुद कैसे उनका उनके अंदर जो है चीजें है, नॉलेज है, उसको डिस्कवर करवाना चाहिए। अगर हम लोग प्रिंसिपल को देखिए विवेकानंद के हिसाब से, सेल्फ लर्निंग के ऊपर वो बात कर रहे थे। और उसके लिए वो बोलते थे, नो वन वॉज एवर टच्ड बाई एनी अदर। ओके, इसको भी बहुत बार पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है, नो वन वॉज एवर टच्ड बाई एनी अदर। हो गया, ये स्टेटमेंट किसी का था, तो ये विवेकानंद का था। और ये चाहते थे कि सेल्फ लर्निंग करना चाहिए, लिविंग एग्जाम्पल्स। हो गया, टीचर एक्शन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोर देन वर्ड्स, कि जो टीचर का जो एक्शन है वो स्टूडेंट को ज़्यादातर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उसका जो कैरेक्टर है, उसका बिहेवियर है, उसका लिविंग स्टाइल है, वो स्टूडेंट को ऊपर इम्पेक्ट डालता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव सजेशन। हो गया। और नेक्स्ट अगर हम देखिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए वो बोले थे द की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। ये कंसंट्रेशन जो है ये की है कि जो नॉलेज का जो ट्रेजर हाउस है उसी को ओपन करने के लिए कंसंट्रेशन इज द की। और उसके साथ साथ लर्नर्स क्वालिटीज को लेकर वो बोलते थे, प्योरिटी, थ्रिस्ट फॉर नॉलेज एंड प्रिजर्वेरेंस। हो गया, ये क्या होना चाहिए, लर्नर्स का क्वालिटी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज सुंदरम मीन इन द मोटो सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन, टू सी एक्सेलेंस, टू डेमोन्स्ट्रेट हाईएस्ट मोरालिटी इन आवर प्रैक्टिसेस, to realize the innate unity of in the cosmos, to experience perfection in the universe. So the answer of this question is option D, that is to experience perfection in the universe। कि देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन चीजें हैं जो कि जिसको कि हम लोग वैल्यू मानते हैं। हो गया, ये हिंदू फिलोसफी जो है उसका वैल्यू हम लोग मानते हैं। तो यहाँ जो सुंदरम है उसका मोटो क्या है,
ओके, उसका मीनिंग क्या है? टू एक्सपीरियंस परफेक्शन इन द यूनिवर्स, कि जो परफेक्शन है यूनिवर्स का उसी को एक्सपीरियंस करना क्या है कि सुंदरम है। Which of the following statement is not true for pragmatist education? Option: the teacher should allow the student to discover new values. It is imperative to arouse students' innate power and interest. The teacher must plan for student active participation. The teacher must go into the classroom with a piece of lesson plan. हो गया कि देखिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है प्राग्माटिस्ट के लिए। अगर हम देखिए तो ऑप्शन डी ये क्या है, ये प्राग्माटिस्ट का एक नेचर नहीं है, क्योंकि प्राग्माटिस्ट फिलोसफी जो है वो एम्फासाइज करता है प्रैक्टिस के ऊपर और स्टूडेंट के ऊपर ये एम्फासाइज करता है। तो जो ऑप्शन डी है ये क्या बोल रहा है कि एक टीचर सेंट्रिक एजुकेशन के बारे में बोल रहा है, एक टीचर पीस ऑफ लेसन प्लान लेकर क्लासरूम को आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इनके हिसाब से टीचर जो क्या है कि वो स्टूडेंट को अलाउ करना चाहिए कि वो लोग उनका जो वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, उसको डिस्कवर कर सके। इट इज इम्पेरेटिव टू अराउज स्टूडेंट इनेट पावर, और जो स्टूडेंट का जो इनेट पावर है उसको अराउज कर सके और इंटरेस्ट है उसको अराउज कर सकते। और उसके साथ साथ टीचर जो है वो प्लान करना चाहिए स्टूडेंट लोग के लिए, ताकि वो जो स्टूडेंट है वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। प्रैग्मेटिज्म का बात करें तो इसको प्रैक्टिकल फिलोसफी बोला जाता है, वर्ल्डली वाइज फिलोसफी बोला जाता है, यूटिलिटेरियन फिलोसफी बोला जाता है, डाउन टू अर्थ फिलोसफी बोला जाता है, केस फिलोसफी बोला जाता है। ओके, और ये ज़्यादातर एम्फासाइज करता है किसी के ऊपर यूटिलिटी के ऊपर, यूटिलिटी एस्पेक्ट जो है इसी के ऊपर ये क्या करता है, एम्फासाइज करता है। अगर प्रैग्मेटिज्म का इटमोलॉजिकल मीनिंग देखिए तो ये ग्रीक वर्ड फ्राग्मा से आया हुआ है, जिसका मतलब टू डू है। हो गया, टू मेक है, टू एकम्प्लिश है, और इसीलिए जो डूइंग वर्ड, मेकिंग वर्ड, एकम्प्लिशिंग वर्ड, ये क्या होता है कि प्रैग्मेटिज्म का हर एक स्टेटमेंट में, हर एक प्रिंसिपल में इसी का झलक आपको देखने के लिए मिलता है। Expressions like action, practice, and activity have becomes popular in education in account of pragmatism. Okay, जैसे कि एक्शन, प्रैक्टिस, एक्टिविटी, ये सब क्या हो जाता है कि बहुत ही पॉपुलर बन जाता है एजुकेशन में प्रैग्मेटिस्ट के लिए। प्रैग्मेटिज्म स्टैंड बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। ये प्रैग्मेटिज्म जो है वो आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म का बीचों बीच स्टैंड करता है। ओके, मतलब एक तरह का मीडिएटर का जैसे काम करता है। और हम लोग इसी का फादर का बात करें तो जो सी एस पियर्से जो है, पियर्से हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं, ये इनका क्या है कि फादर इनको माना जाता है, क्योंकि ये ही वो फास्ट फिलोसोफर थे जो कि प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफिकल थॉट के बारे में बोले थे और ये यूज किए थे। और ये जो वर्ड प्रैग्मेटिज्म है ये 1878 में फियर्से का एक ऐसे था। ओके, हाउ टू मेक आवर आइडिया क्लियर। ओके, हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर, इसी को पियर्से लिखे थे और इसी में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था। प्रैग्मेटिज्म जो है इसी को ज़्यादातर पॉपुलराइज किए थे विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई। ओके, ये दोनों अमेरिकन फिलोसोफर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज किए थे, पॉपुलराइज किए थे। प्रैग्मेटिज्म का प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो बहुत सारे तो है, लेकिन इनमें से जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है क्या, एक्सपीरियंस इज द सेंट्रल आइडिया इन प्रैग्मेटिज्म। हो गया कि एक्सपीरियंस जो है ये क्या है, सेंट्रल आइडिया है प्रैग्मेटिज्म में। और इसके लिए जॉन ड्यूई बोलते हैं, ट्रूथ इज मेड जस्ट आज हेल्थ, वेल्थ एंड स्ट्रेंथ आर मेड इन द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कि जॉन ड्यूई का मानना था ये ट्रूथ जो है वो कैसे बनता है, इट्स मेड जस्ट आज हेल्थ, कि हेल्थ का जैसे ये भी बनता है। और ये वेल्थ और स्ट्रेंथ जो है, वेल्थ और स्ट्रेंथ जो है ये कैसे बनता है कि ये एक्सपीरियंस से ही बनता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए विलियम जेम्स का अलग वाला एक प्रिंसिपल, सी नो डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म, कि जेम्स के हिसाब से प्रैग्मेटिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ओके,
क्योंकि प्राग्मेटिज्म प्रैक्टिस के ऊपर से बात करता है, प्रैक्टिकलिज्म्स के ऊपर बात करता है। ओके, ट्रूथ इज दैट व्हिच वर्क इन इंस्टीट्यूशन इट चेंज विद टाइम्स। ओके, इनके हिसाब से ट्रूथ जो है वो इंस्टीट्यूशंस में काम करता है, और ये ओवर द टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ, और ये जो वैल्यू है लाइफ का, वो कोई कुछ भी ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू लाइफ का नहीं है। नेक्स्ट, एक्शन इज रियल एंड आइडियाज आर टूल। और अभी हम देखिए ये एक्शन जो है वो रियल होता है, और ये आइडियाज जो है वो सारे के सारे उसी को पाने के लिए ही एक टूल का जैसे काम करते हैं। और ये मैन जो है ये एक्टिव बीइंग है। ओके, मैन हैज द एबिलिटी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। ह्यूमन जो है उसके पास एबिलिटी है कि वो उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये भी एक प्रिंसिपल है, ये प्रैग्मेटिस्ट लोग मानते हैं। और उसके साथ साथ मैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम थ्रू द लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड। कि ह्यूमन जो है, मैन जो है, वो लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व कर सकते हैं। नॉलेज इज फंक्शनल एंड टेंटेटिव। उनके हिसाब से नॉलेज जो है वो फंक्शनल भी है और उसके साथ साथ टेंटेटिव भी है। यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट इज सुप्रीम। और ये यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट जो है ये सुप्रीम प्लस एक्वायर करता है, क्योंकि विदाउट यूटिलिटी, विदाउट यूटिलाइजेशन, विदाउट एक्सपीरियंस नथिंग्स कैन बी लर्न। ओके, इनके मानना ये था। पास्ट हैज लिटिल वैल्यू, और इनके हिसाब से पास्ट जो है उसका कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वैल्यू है लेकिन बहुत कम है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर मोर इम्पोर्टेंट। और ये प्राग्मेटिज्म जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर इम्पोर्टेंट ज़्यादा देता था, ना कि पास्ट के ऊपर देता था। स्पिरिचुअल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस हैज लिटिल सिग्निफिकेंस। अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इसी का जो सिग्निफिकेंस है यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन है उसका सिग्निफिकेंस। ये प्राग्मेटिस्ट फिलोसफी का मानना था। नेक्स्ट, प्राग्मेटिज्म रिजेक्ट ऑल टाइप ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म्स वेदर इन गवर्नमेंट और रिलीजियंस और एजुकेशन। और ये प्राग्मेटिस्ट फिलोसोफर जो है वो हर तरह का ऑथोरिटेरियनिज्म्स जो है उसी को वो लोग रिजेक्ट करते थे। हो गया, हर तरह का जो ऑथोरिटेरियनिज्म है वो क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते थे। अगर इनका जो ब्रॉड फीचर है उसको अगर हम देखें तो इनके हिसाब से एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। वैल्यूज जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही क्रिएट करवाना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट, चाइल्ड जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हो गया। कि वो लर्निंग बाय मतलब कुछ करके सीखना चाहिए और उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एजुकेशन जो है इनके हिसाब से कंटिन्यूअस प्रोसेस, और एजुकेशन इज ए कांस्टेंट। और यहाँ क्या किया जाता है कि जो कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस का जो रीऑर्गेनाइजेशन है और रिकंस्ट्रक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ एजुकेशन जो है वो एनेबल्स करता है एक चाइल्ड को, ताकि वो नया टेक्निक लर्न कर सके। क्या क्यों नया टेक्निक सीख करके टेक्निक लर्न कर सके, क्योंकि टू कोप विद द न्यू सिचुएशन, कि जो नया सिचुएशन है उसी के साथ कोप अप करने के लिए न्यू टेक्निक वो सीख सके। और ये करिकुलम जो है एक एक्टिविटी सेंटर्ड एस्पेक्ट है। नेक्स्ट, करिकुलम्स जो है ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मोरल वैल्यूज कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय एल्डर अपॉन द यंगर जनरेशन। और ये मोरल वैल्यू जो है वो एल्डर्स का जो मोरल वैल्यू है वो यंगर जनरेशन के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। और ये लाइफ सिचुएशन शुड बी मेड द बेसिक्स ऑफ एजुकेशन। और ये लाइफ का जो सिचुएशन है ये क्या होना चाहिए कि जो एजुकेशन है उसी के बेसिस पर ही बनना चाहिए। एजुकेशन इज ए सोशल नेसेसिटी, इट इज द मीन्स बाय व्हिच इट रिन्यू इटसेल्फ। और एजुकेशन जो है ये एक सोशल नेसेसिटी है। और इसका मतलब क्या है कि बाय व्हिच इट रिन्यू इटसेल्फ, जिसका मतलब ये है कि वो खुद को क्या कर सकता है कि रिन्यू कर सकता है। A suitable environment is needed for the development of personality of the child। और pragmatist फिलोसोफर का ये मानना था कि एक आदमी और एक चाइल्ड का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए उसका रिलेटेड सुइटेबल एनवायरनमेंट उसको चाहिए। हो गया, आप अगर एक सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो चाइल्ड का जो पर्सनालिटी है उसी हिसाब से डेवलपमेंट हो सकता है।
फ्रीडम शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज ऑल राउंड पर्सनालिटी। और बच्चे को क्या देना, प्रोवाइड करना चाहिए, फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। और जो लास्ट पॉइंट है वो है एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। और ये एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट होता रहना चाहिए ताकि उनका जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छे से ग्रो कर सके। अगर हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन का बात करें तो प्रैग्माटिस्ट तो रिजेक्ट ही करते थे कि कोई भी कंस्टेंट प्री डिसाइडेड एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, एम ऑफ एजुकेशन आर नॉट फाइनल और फिक्स्ड, क्योंकि उनका मानना ये था कि एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो फाइनल नहीं होता, कि फिक्स्ड नहीं होता। ओके, ये क्या होता है, एम्स ऑफ एजुकेशन अराइज आउट ऑफ सिचुएशन। ये एम्स ऑफ एजुकेशन सिचुएशंस के आधार पर क्या होता है, अराइज करता है। एजुकेशन इज इट्स ओन एंड। और इनका मानना क्या था कि ये एजुकेशन जो है इस यहाँ खुद का एक एंड है। एजुकेशन शुड एनेबल एन इंडिविजुअल टू एडप्ट टू द एनवायरनमेंट। और एजुकेशन जो है वो क्या करना चाहिए कि एक इंडिविजुअल एजुकेशन क्या करना चाहिए कि इंडिविजुअल को हेल्प करना चाहिए ताकि जो नया एनवायरनमेंट है उसी को वो क्या कर सके, एडप्ट कर सके। एजुकेशन शुड प्रोवाइड मोर एंड मोर पर्पसफुल एक्सपीरियंस। और एजुकेशन जो है वो पर्पसफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि यूजलेस और पर्पसलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, और ड्यूए का जो मानना था वो क्या था, लेज एन एम्फासिस ऑन प्रिपेयरिंग ए सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल। उनके ड्यूए का क्या मानना था कि एक सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करना उनका एम्फासिस था। अगर करिकुलम्स का बात करें तो वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंस्टेट, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट्स करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल कोड, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स। हो गया, ये सारे के सारे क्या है कि करिकुलम्स कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। मेथड ऑफ टीचिंग का बात करें तो ज़्यादातर इनका जो मेन और कोर प्रिंसिपल मेथड ऑफ टीचिंग था वो है लर्निंग बाय डूइंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। हो गया, डिसिप्लिन का बात करें तो प्रैग्मेटिज्म होल्ड दैट डिसिप्लिन शुड बी सोशल थ्रू एंड थ्रू पर्पसफुल एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल लीड टू सोशल डिसिप्लिन। कि प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, वो सोशल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ओके, और एक सोशल डिसिप्लिन जो है वो सिखाया जाना चाहिए। दिस एक्टिविटीज इनकलकेट एक्टिविटीज एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसिडरेशन। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज स्कूल में जो होता है वो क्या करता है, कोऑपरेशन और कंसिडरेशन का जो एक एटीट्यूड है वो इनकलकेट करता है स्टूडेंट के अंदर। बिसाइड दिस keep the student busy in worthwhile task, moral development takes place through such activity, student develop a sense of self control। हो गया, और इनका मानना क्या था कि worthwhile टास्क जो है उसी में स्टूडेंट को बिजी रखना चाहिए। हो गया, और उसके साथ साथ इनका मानना ये था कि मोरल डेवलपमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके लिए हम लोग को एक्टिविटीज करवाना चाहिए। और जो सेल्फ कंट्रोल है, सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वो स्टूडेंट के अंदर एक डेवलप हो सके उसी के ऊपर भी काम करना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म एंड द टीचर। टीचर प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर के हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए, उनके हिसाब से टीचर एज हेल्पर एंड गाइड। कि वो टीचर एक हेल्पर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। और टीचर्स जो है वो एज्यूम्स द रोल ऑफ एन अरेंजर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, कि जो टीचर है वो क्या होना चाहिए, अरेंजर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि एक स्टूडेंट का स्टूडेंट कैसे अच्छे से लर्न कर सके, और उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस जो है उसको अच्छे से कलेक्ट करके अरेंज करवाना चाहिए। और इसके लिए डीयूए बोलते हैं द टीचर इज ए गाइड एंड डायरेक्टर, ही स्टेड ए वोट but the energy that profile it must come from those who are learning। हो गया, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखिए तो प्रैग्मेटिज्म का कंट्रीब्यूशंस जो है एजुकेशन में, जो फास्ट कंट्रीब्यूशन आता है, प्रैग्मेटिज्म सेव द चाइल्ड फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ एजुकेशन व्हिच इज टू मच सेंटर्ड ऑन बुक। कि देखिए जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या है कि बुक है,
ओके, वो किस सिस्टम है। और प्राग्मेटिस्ट फिलोसफी जो है वो क्या करता है कि ये चाइल्ड के ऊपर एजुकेशन का जो बर्डन है उसी को क्या करता है, रिलीव करता है। क्या करता है, रिलीव करता है। और pragmatism help us in realizing the value of today's life by experiencing it। और ये pragmatism जो है वो हेल्प करता है किसके लिए, इन रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ टुडेज लाइफ बाय एक्सपीरियंसिंग इट। ये आज का डेट में जो लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करके वो उसको रियलाइज करके जो वैल्यू है उसी को पढ़ाया जाता है। Pragmatism advises us to have a balanced approach toward the past, present, and future. The past may be glorious and rich, but it must guide for living a glorious and rich life in the present. Thus, too much emphasis on cultural heritage to be should not be led। हो गया कि ये pragmatism जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है इसमें एक बैलेंस मेंटेन करता है। और इसके हिसाब से पास्ट जितना भी ग्लोरियस है, हो गया, उसी को सिर्फ हमको लेकर प्रेजेंट लाइफ को ग्लोरियस बनाना चाहिए। हो गया, ना कि पास्ट के ऊपर ये लोग ज्यादा एम्फसाइज दे रहे थे, ये लोग एम्फसाइज करते हैं प्रेजेंट के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर। Pragmatism rightly advocate that the present experience of the child should not be sacrificed for the future which is very uncertain। और ये pragmatist फिलोसोफर का ये मानना था कि जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है चाइल्ड का उसी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर जो है उसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है, वो अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रेजेंट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट का जो एक्सपीरियंस है उसी को हमको क्या नहीं करना चाहिए, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। Pragmatism's contributors are to the development of a system which is vocation centered in India। This aspect remain ignored for a long time। हो गया कि अगर pragmatism को अगर हम देखें, ये एक डेवलपमेंट ऑफ ए सिस्टम जो कि वोकेशन सेंटर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है, लेकिन अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स को दिखे तो इसको बहुत दिनों से क्या किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। ओके, pragmatism recognizes that an individual should be socially efficient and productive। pragmatist फिलोसोफर का मानना था कि एक इंडिविजुअल जो है वो सोशली एफिशिएंट होना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए हमको करिकुलम्स को क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। और अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है which has been given the pragmatisms in the curriculum is that integration of knowledge। जो इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज जो एक प्रिंसिपल है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का pragmatist फिलोसोफर के हिसाब से, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। The pragmatism's contributions to the method of teaching is commendable। प्रोजेक्ट मेथड्स कैन सर्व सेवरल एजुकेशनल टास्क। कि देखिए ये pragmatisms का जो कंट्रीब्यूशंस मेथड ऑफ टीचिंग के लिए उसको हम लोग कमेंट कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आया है एजुकेशन सिस्टम्स में। और आज का डेट में अगर आप देखिए तो लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, इसी के ऊपर ही हम लोग ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। The pragmatic approach is neither teacher centered nor examination centered, not curriculum centered, but pupil centered। हो गया कि देखिए कि ये pragmatist approach of education जो है, ना कि ये टीचर सेंटर्ड है, ना कि करिकुलम सेंटर्ड है, ना कि एग्जामिनेशन सेंटर्ड है, लेकिन ये क्या कौन सा सेंटर्ड है, ये प्यूपिल सेंटर्ड है। हो गया, क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। Next question, sociology analyzes the process of interaction as conflict, enlightenment, thinking, welfare। So the answer of this question is option A, that is conflict। ये conflict क्या है, इसी का आंसर है कि सोशियोलॉजी जो है वो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस को एक कॉन्फ्लिक्ट का जैसे क्या करता है कि एनालाइज करता है। which stage is not required to undergo for a self in accepting a culture। कि इनमें से कौन सा स्टेज में ये सेल्फ जो है वो रिक्वायर नहीं पड़ता कोई भी कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए। इमिटेटिंग अदर एक्टिविटीज, अटेंडिंग स्कूल फॉर सम ईयर्स, प्लेइंग द रोल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स, getting engaged in playing
organized games. So the answer of this question is option B, that is attending school for some years. Which of the following aims of Tagore Vishwabharati cannot social change? Option to awaken the spontaneity in the human soul, to create more intimate relation among different cultures, to establish as the best teacher, to inculcate change in children through aesthetic experience. So the answer of this question is option B, that is to create more intimate relation among different culture. नेक्स्ट अगर हम देखिए कि जो टैगोर है, टैगोर को अगर हम देखिए, उनका एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट हुआ था 1901 में, और इसके लिए वो एक स्कूल को एस्टेब्लिश किए थे, और वो स्कूल बोलपुर, जो कि कलकत्ता से 150 किलोमीटर हुए एक जगह में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और उस टाइम इनिशियली 5 स्टूडेंट ही उनके पास थे। ओके, और ये स्कूल बाद में शांति निकेतन बना, और लास्ट में क्या बन गया, विश्व भारती। आज का डेट में हम लोग उसको विश्व भारती का नाम कर जानते हैं, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हम लोग उसको बोल रहे हैं। ब्रस्टिंग इंटरनेशनल फेम्स की, अगर इंटरनेशनल फेम को देखिए, जो टैगोर है वो एक बहुत ही बड़ा फिगर है, और उनका जो गीतांजलि जो एक नॉवेल था, उसको 1913 में क्या किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था, और ये गीतांजलि जो है वो उनको क्या कर दिया था, बहुत ही पॉपुलर बना दिया था। रिनाउंसिंग नाइटहुड टाइटल्स ऑफ ऑनर, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नाइटहुड 1915 में उनको प्रोवाइड किया था, लेकिन 1919 में जब जालियानवाला बाग मासर जो हुआ था अमृतसर में, उसी को देखते हुए क्या किए थे कि टैगोर वो नाइटहुड जो अवार्ड है उसी को क्या कर दिए थे, रिटर्न कर दिए थे, और नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 1921 दिसंबर 22 को एस्टेब्लिश किए थे। ओके, और उसका नाम दिए क्या, विश्व भारती, एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टू बीइंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। हो गया, और विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किए थे, और जहाँ की ईस्टर्न वेस्टर्न हो गया, सबका एक तरह का इंटीग्रेशन वहाँ देखने के लिए मिलता था। मल्टी स्प्लेंडर पर्सनालिटी, टैगोर जो है उनका पर्सनालिटी हर का सेवरल फैसेट था, हो गया, बहुत सारे पहलू था, आर्टिस्टिक, कल्चरल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह का उनका फेस था, और देयर इज नो फील्ड ऑफ लिटरेचर व्हिच ही हैड नो एनरिच्ड बाय हिज कंट्रीब्यूशन। हो गया, ऐसा कोई भी लिटरेचर नहीं है जिस फील्ड में भी जिस फील्ड में कि टैगोर का कुछ कंट्रीब्यूशंस नहीं है। ही वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट, एजुकेशनिस्ट, हो गया, ए पोएट, ए पेट्रियट, ए फिलोसोफर, ए सोशल रिफॉर्मर, कि वो जो थे एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, पोएट थे, पेट्रियट थे, और फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर भी थे। अगर उनका फिलोसफी को अगर देखिए हम लोग, तो उनको ह्यूमनिज्म्स भी बोला जाता है, ह्यूमनिस्टिक फिलोसोफर भी बोला जाता है, नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर भी बोला जाता है, स्पिरिचुअलिस्ट फिलोसोफर भी बोला जाता है, इंडिविजुअलिस्ट फिलोसोफर बोला जाता है, यूनिवर्सलिस्ट फिलोसोफर बोला जाता है, और इंटरनेशनलिस्ट फिलोसोफर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उनको ह्यूमनिस्टिक फिलोसोफर? क्योंकि वो बोलते थे ही, इट मीन्स गॉड, इज देयर where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stone। हो गया, क्योंकि इनका मानना था वो भगवान जो है वो क्या कर रहा है, वो इज देयर where the tiller is tilling the hard ground, कि जहाँ एक टीलर, एक खेती करने वाला जो फार्मर जब टील कर रहा है ग्राउंड को, हार्ड ग्राउंड को, और एक फाथ मेकर जब वो स्टोन को, हो गया, वो ब्रेक कर रहा है हर तरफ, हो गया, यहाँ वो टीलिंग से लेकर ब्रेकिंग स्टोन तक, क्या कि जो गॉड है वो एवरीवेयर अवेलेबल है, और इसीलिए इस तरह का बहुत सारे स्टेटमेंट उनका था, और ये जो एक फैसेट है इसके लिए इनको ह्यूमनिस्टिक फिलोसोफर माना जाता है। नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर क्यों माना जाता है? क्योंकि ही लिव्ड इन ए प्रिजन्स हाउस where wall are aligned
टू हिम। हो गया कि देखो कि ये बच्चा जो है उसको कोई हाउस में प्रिजन्स का जैसे रख कर उसको पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। हो गया उनके हिसाब से क्या है कि बच्चा को जो नेचर है उसी के साथ छोड़ देना चाहिए, वहाँ नेचुरली बच्चा ग्रो करना चाहिए। इसीलिए इनको बोला जाता है नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर। स्पिरिचुअलिज्म का बात करें तो वो उनका बिलीफ था, वो बोलते थे आई बिलीव इन द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ मैन एंड देयरफॉर आई आस्क यू टू एक्सेप्ट दिस टास्क फ्रॉम फॉर मी। ओके कि मैं बिलीव करता हूँ, वो बोलते थे कि वो बिलीव करते थे स्पिरिचुअल यूनिटी का, वो जो वो ह्यूमंस और मेंस जो है वो लोग अचीव कर रहे थे, और उनके लिए ये चीज़ें को सबको एक्सेप्ट करने के लिए वो प्रेरित कर रहे थे। नेक्स्ट इंडिविजुअलिज्म। टागोर बिलीव्ड दैट एवरी बीइंग हैज द राइट टू सेव हिज लाइफ इन हिज ओन वे। कि टागोर का ये मानना था कि हर एक बंदा के पास क्या है कि राइट है कि उसका जो गोल है, उसका जो वे है, इसका अकॉर्डिंग वो खुद को क्या कर सके कि अचीव कर सके। टागोर का यूनिवर्सलिज्म का देखिए तो ही वांटेड टू ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन कल्चर। कि वो जो कल्चर है, कल्चर के बीचों बीच जो बैरियर है उसको ब्रेक डाउन करने के बारे में बोलते थे। और इसके लिए वो बोलते थे बिफोर वी आर इन ए पोजिशन टू स्टैंड ए कंपैरिजन with the other culture of the world or truly cooperate with them, we must base our own culture on a synthesis of all those different cultures we have। हो गया। उसके बाद टागोर को इंटरनेशनलिस्ट भी बोला जाता है। और इसकी और ये जो चीज़ है उनका जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारती वहाँ देखने के लिए मिलता है। टागोर का अगर फिलोसफी को अगर हम देखें तो ऐसे उनको बोला जाता है। नेक्स्ट शिक्षा हेरफेर, समस्या, आवरण, कल्चर ऑफ कवरिंग, तपोवन फॉरेस्ट कॉलोनी, धर्म शिक्षा रिलीजियस एजुकेशन, हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू यूनिवर्सिटी, स्त्री शिक्षा वुमेन्स एजुकेशन, शिकार शिक्षा वाहन द व्हीकल ऑफ एजुकेशन, माई स्कूल, शिक्षार मिलन, एफर्ट्स स्कूल, शिक्षार विकिरण डिवीजन ऑफ एजुकेशन, आश्रम शिक्षा एजुकेशन इन आश्रम, बोधेर साधना एजुकेशन ऑफ लाइफ ऑफ द फीलिंग। ऐसे बहुत सारे उनका कंट्रीब्यूशन था और इनमें से कुछ इम्पोर्टेंस ये मेंशन किया गया है। और सेवरल कन्वेंशंस एड्रेस फैक्टर इन्फ्लुएंस टागोर फिलोसफी ऑन एजुकेशन। की बहुत सारे फैक्टर था जो कि टागोर का जो पर्सनालिटी है, फिलोसफी है, उसी को एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन उनमें से जो चार चीज़ें हैं जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ होम एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, लव फॉर नेचर, हिज एक्सटेंसिव विजिट, ये सारे के सारे क्या था कि कोर फैक्टर था। अगर हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन को देखिए अरविंद हमारे टागोर के हिसाब से, तो फास्ट जो आता है एजुकेशन शुड डेवलप ए क्रिएटिव माइंड, एजुकेशन शुड एम एट डेवलपिंग एस्थेटिक सेंस, एजुकेशन शुड डेवलप वैल्यू ऑफ सिंपल लिविंग, एजुकेशन शुड प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर ए वोकेशन, एजुकेशन शुड डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन शुड डेवलप फ्रीडम्स ऑफ माइंड। ओके, दीज आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टागोर। नेक्स्ट अगर हम इनका आइडियल स्कूल को देखिए तो ये उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक स्कूल जो है वो एक नेचुरल सराउंडिंग फॉर सिचुएट होना चाहिए। मतलब उसका जो लोकेशन है वो एक नेचर का बीचों बीच होना चाहिए। देयर शुड बी प्रिवेल्स द एटमोस्फियर ऑफ नेचर ओन ब्यूटी with her varied gift of color and dance, flower and fruit, with joy of her morning and the peace of her starry night। ओके कि ये ऐसा जगह में होना चाहिए जहाँ की नेचर का हर एक चीज, ओके, वो कलर हो या डांस हो, फ्लावर हो या फ्रूट हो, ओके, जॉय ऑफ हर मॉर्निंग हो या फीस ऑफ हर स्टडी नाइट हो, वो सब कुछ उसको मतलब एक चाइल्ड क्या कर सके कि एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर सके। ओके, उस तरह से वो स्कूल को सेटअप करना चाहिए। ये हमारा जो टागोर थे उनका ये मानना था। और उसके साथ साथ वो बोलते थे इट शुड कल्टिवेट लव ऑफ नेचर एमंग द स्टूडेंट। और स्कूल जो है क्या करना चाहिए कि लव ऑफ नेचर जो है वो स्टूडेंट के अंदर कल्टिवेट करना चाहिए।
और उसके साथ साथ ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए चिल्ड्रेन को बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कि एक एनवायरनमेंट फ्रीडम्स का एनवायरनमेंट्स को प्रोवाइड करते हुए एक चाइल्ड को एजुकेट करवाना चाहिए। इट शुड इम्पैक्ट एजुकेशन इन द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट। और वो बोलते थे कि स्टूडेंट स्कूल जो है वो कैसे कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, कि मदर टंग्स में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट after the fashion of ancient Tapovan forest school about which he had read so much in the Upanishad। ओके, और जो एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर ही एम्फसाइज कर रहे थे, जो तपोवन उनको बोलते थे। और वहाँ क्या करना चाहिए कि उपनिषद जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। इट शुड बी कम्युनिटी स्कूल वेयर देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ओके, कम्युनिटी स्कूल होना चाहिए जहाँ की कोई कास्ट क्रेड को लेकर कोई डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ वो बोलते थे इट शुड टीच क्राफ्ट, क्राफ्ट, सीविंग, बुक बाइंडिंग, वीविंग, ओके, कारपेंट्री, ऐसे जो वोकेशनल एस्पेक्ट है वो सारे के सारे चीज़ें को हमको स्कूल में, एक आइडियल स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। इट शुड इंक्लूड ड्राइंग, आर्ट, म्यूजिक, ये उनका करिकुलम्स में रहना चाहिए। और उसके साथ साथ वो बोलते थे कि एक आइडियल स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनका जो हॉबी है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से एनहांस हो सके। और उसके साथ साथ वो बोलते थे कि एक आइडियल स्कूल जो है वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, जहाँ की डेयरी फार्म होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस भी होना चाहिए, खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो लोग जाकर वहाँ प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिकल चीजें जो है नेचुरल वे में सीख सके। ओके, और उसके साथ साथ बोलते थे कि एक आइडियल स्कूल जो है वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड फॉर क्लोज पर्सनल कांटेक्ट विद टीचर, की टीचर के साथ एक क्लोज पर्सनल कांटेक्ट वहाँ रहना चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासेस शुड बी वेरी स्मॉल, और जो एक क्लास का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत ही कम रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए। और एक आइडियल स्कूल क्या होना चाहिए कि हैव ए वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, कि उसके पास एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होना चाहिए। और इट शुड प्रोवाइड फॉर मैनुअल्स लेबर, और जो मैनुअल्स लेबर है वो भी क्या करना चाहिए कि प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि टागोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट आता है शिशु भवन, जिसको कि नर्सरी स्कूल बोला जाता है। पाठ भवन, जिसको कि स्कूल सेक्शन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए जो डील कर रहा था उसको पाठ भवन हम लोग बोल रहे थे। शिक्षा भवन हायर सेकेंडरी के लिए था। और विद्या भवन जो कि कॉलेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च के लिए था। विनय भवन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के लिए था। इसको बहुत बार पूछा गया है। विनय भवन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, वो विनय भवन था। कला भवन जो था वो है कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। संगीत भवन कॉलेज ऑफ डांस। श्री निकेतन जो है रूरल रिकंस्ट्रक्शन था। शिक्षा शास्त्र जो है वो रूरल हाई स्कूल के लिए था। शिल्प सदन जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जहाँ प्रोवाइड किया जा रहा था। चाइना भवन जो चाइना भोयल जो है वो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसके ऊपर था। विश्व भारती का बात करें तो इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है, और ये दो वर्ड संस्कृत वर्ड से आया है, विश्व और दूसरा वाला है भारती। ओके, विश्व का मतलब है वर्ल्ड, भारती का मतलब है कल्चर, मतलब है कल्चर। ओके, इसलिए विश्व भारती का जो मतलब है वो क्या है, वर्ल्ड कल्चर। और इसका जो ये यूनिवर्सिटी का जो मोटो है वो है यत्र विश्वम भारती एकमिदम, कि इसका मतलब क्या है कि एक जगह जहाँ की सारे के सारे जो दुनिया और वर्ल्ड जहाँ मीट करता है वो है विश्व भारती। और विश्व भारती का अगर मेन फीचर को दिखे, इट ग्रांट टू होल्ड बिफोर द वर्ल्ड द आइडियल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैन, द ग्रेटेस्ट डिस्टिंक्शंस। ओके, ये कुछ इसका मेन फीचर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो है ये ग्रोथ के ऊपर आता है। 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर का जो पापा थे वो एक आश्रम बनाए थे वोलपुर में। ओके,
जिसको कि शांति निकेतन एडॉप ऑफ पीस बोला जाता था। लेकिन बाद में 1901 में टैगोर क्या 1901 में उसमें थोड़ा चेंजेस लाए थे। और टैगोर स्टार्टेड विद द एक्सपेरिमेंटेशन इन स्कूल, और उसके बाद 1921 में ही उसको क्या कर दिया गया था, उसका जो नेम है उसको चेंज कर देकर विश्व भारती रखा गया था। ओके, ये कुछ इनका कंट्रीब्यूशंस। आई थिंक द वीडियो इज गोइंग टू वेरी लॉन्ग, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग द स्लाइड। Next, family is the main agency to develop this in the child: personality, socialization, tradition, custom. So the answer of this question is option D, that is personality and custom जो है, ये दो चीज एक चाइल्ड फैमिली से, खुद का जो फैमिली रहता है वो फैमिली से लर्न करता है। Which one of these is not one of the four pillars of education highlighted by Delors commissions? Answer of this option of this question: learning to know, learning to have, learning to live together, learning to be. So the answer of this question is option B, that is learning to have. ओके, अगर फोर फिलोर को दिखे तो लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर। ओके, ऐसे चार एस्पेक्ट और पिलर हमको दिखने के लिए मिला था, जो कि यूनेस्को जो डेलर कमीशन था वो उसके द्वारा दिया गया था। लर्निंग टू बी में क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट जजमेंट, सेंस ऑफ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, टैपिंग द बरीड ट्रेजर ऑफ हिडन टैलेंट। इस तरह का चीजें लर्निंग टू बी में आता है। लर्निंग टू नो में इंस्ट्रूमेंटल बेसिक लर्निंग स्किल, फाउंडेशनल स्किल, उसके साथ साथ फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रिपरेशन फॉर लर्निंग सोसाइटी, ये आता है। लर्निंग टू डू में लर्निंग फॉर वर्क एंड लाइफ, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसीज टू डील विथ ऑन foreseeable situation, alternating study and work, ये आता है। और लर्निंग टू लिव टुगेदर में अंडरस्टैंडिंग अदर, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी, लर्निंग फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन, इस तरह का चीजें आता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डेस कमीशन, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोठारी, मुदालियर, राधाकृष्णन, यशपाल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोठारी कमीशन, क्योंकि कोठारी कमीशन जो है वो 1964-66 से आया था, लेकिन जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था, वो 1968 में आया था। अगर हम लोग कोठारी कमीशन को देखिए, कोठारी कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन देखिए, तो सबसे पहले जो आता है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये जो कमीशन था वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to लेकर 14 ईयर तक जो चाइल्ड है उस उनको प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा था। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट, 10+2+3 पैटर्न्स जो है उसी को रेकमेंड किया था। 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग, और 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग जो था उसको फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया था: लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी। लोअर प्राइमरी में 1 to लेकर 4, और अपर प्राइमरी में 5 to लेकर 8, और सेकेंडरी में जो था वो 9 से लेकर 10 तक आ रहा था। उसके बाद 2 साल का क्या था कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन था, क्लास 11 और 12 जो था वो सेकेंड ईयर ऑफ 2 साल का जो सेकेंडरी में था। और यह इसी को जो फिर 3 स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया था, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में। और उसके बाद 3 साल का अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसको कि बैचलर डिग्री माना जाता था। नेक्स्ट, कॉमन स्कूल सिस्टम्स के बारे में क्या क्या था कि रिकमेंडेशन दिया था। जो कमीशन है, एस्टेब्लिशिंग ए कॉमन स्कूल सिस्टम टू एंश्योर इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हो गया कि कॉमन स्कूल उस टाइम क्या हो रहा था 1964 से पहले, कि जो सोसाइटी में जो बड़े मतलब थोड़ा रिच और डेवलप्ड हो गया फैमिली थे, उनका जो बच्चे थे उनको सिर्फ एजुकेशन मिलता था। और ये दिक्कत जो हमारा कोठारी कमीशन है ये रेकमेंड किया था कि नहीं, कॉमन स्कूल सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में ये बात किया था, जो कि फर्स्ट जो है वो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज रखा था, सेकंड में हिंदी, और दूसरा कोई इंडियन लैंग्वेज के बारे में बोल रहा था, और लास्ट में जो है
इंग्लिश और कोई अदर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज जो है उसके बारे में बोल रहा था। हो गया। और ये जो फॉर्मूला है इसको क्यों दिया था, क्योंकि ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हो गया, उसी को एकोमोडेट प्रमोट कर सके और नेशनल इंटीग्रेशन को फोस्टर कर किया जा सके। करिकुलम्स रिफॉर्म्स करने के बारे में बोला था कि ऐसा एक करिकुलम बनाओ जो कि फ्लेक्सिबल, बैलेंस, होलिस्टिक होना चाहिए, जो कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस कर होकर होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस करना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करना चाहिए। हो गया। और ऐसा एक करिकुलम होना चाहिए जहाँ की साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, मोरल वैल्यूज, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, हो गया, ये सबका एक तरह का इंटीग्रेशन होना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन का बारे में भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हो गया, और जो स्किल गैप उस टाइम था उसके लिए कमीशन क्या बोला था कि वोकेशनलाइजेशन लेकर आना चाहिए। हो गया। वर्क सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में वो रिकमेंडेशन दिया था, और इसीलिए वो पॉलिटेक्निक और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ओपन करने के लिए बोल रहा था। पार्टनरशिप फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप होना चाहिए, ऐसे इस तरह का चीज वो रेकमेंड किया था। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन को रेकमेंडेशन किया था। हो गया। जो लेबोरेटरी, एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी है उसको अपग्रेड करने के बारे में बोल रहा था, और रिसर्च एक्टिविटीज जो है यूनिवर्सिटीज में उसी को एनकरेज करने के बारे में बोल रहा था। टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में ये बोलते हुए रिकमेंड किया था टू इम्प्रूव टीचर क्वालिटी। द कमीशन रिकमेंडेड अपग्रेडिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अपग्रेड करने के बारे में ये बोल रहा था। और एक सेंटेंस बोला था, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम। ये जो लाइन है इसको बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि ये बहुत फेमस लाइन है और बहुत मीनिंगफुल लाइन है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोल रहा था। इक्वल प्रमोट इक्विटी, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, SC ST वुमेन, हो गया, जो हैंडीकैप, सबको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हो गया। नेबरहुड स्कूल्स का बारे में प्रपोजल दिया था। वुमेन्स एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। एडल्ट एजुकेशन के लिए एक एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करने के बारे में बोल रहा था। वर्क एक्सपीरियंस इंटीग्रेशन जो है, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है उसी को वो इंट्रोड्यूस किया था। मोरल्स, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन किया था। हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स ले आने वाला रिकमेंडेशन दिया था, जैसे कि ऑटोनॉमी फॉर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो लोग उनके हिसाब से जो कोर्स है वो डिजाइन कर सके, रिसर्च प्रोग्राम चला सके। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च जो है उसी के ऊपर फोकस किया गया था। सिलेक्टिव एडमिशंस के ऊपर ये एम्फसाइज किया था। हो गया। और एजुकेशनल फाइनेंस को लेकर ये बोला था कि उस टाइम गवर्नमेंट जो था वो 2% के आसपास GDP एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर कर रहा था, लेकिन ये जो कमीशन है ये रिकमेंडेशन किया था कि एटलीस्ट 6% GDP जो है वो 1985-86 से क्या होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। और उसके साथ साथ जो बुक बैंक, स्कॉलरशिप, हो गया, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या करना चाहिए कि एस्टेब्लिश करने के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट, कि इनमें से कौन सा एक नेशनल नॉलेज कमीशन का एक कंपोनेंट नहीं है। बोरोइंग ऑफ नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज फॉर ऑल, knowledge concept, delivery of services. So the answer of this question is option A, that is borrowing of knowledge. ये नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि 2006 to 9 था, हो गया, इसी का ये एक कंपोनेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज फॉर ऑल, नॉलेज कॉन्सेप्ट, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये सारे के सारे क्या है कि नॉलेज कमीशन का पार्ट है। No nations can progress in the absence of social progress, political progress, economic progress, technological progress. So the answer of this question is option C, that is economical progress, कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के बिना आगे बढ़ नहीं सकता। Which commission recognize the strengthening
of social and national integration as one of the main goal of education। इनमें से कौन सा कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज किया था कि जो सोशल और नेशनल जो इंटीग्रेशन है उसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि ये एजुकेशन का मूल जो मेन गोल जो है वो होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बोला था कि क्या कि ये सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हो गया, और ये एजुकेशन का मेन एम्स होना चाहिए। द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ एनसीएफटी 2009 इंक्लूड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, curriculum and pedagogic studies, engagement with the field, philosophy, psychology, and sociology. So the answer of this question is option B, that is 1, 2, 3. Perspective in education, curriculum and pedagogic studies, engagement with the field. Which of the following committee commission exclusively address teacher education in India? Yes Pal Committee, Justice Verma Committee, Kothari Commission, Chattopadhyay Commission. So the answer of this question is option B, that is Justice वर्मा कमीशन और कमिटी जो है ये एक्सक्लूसिवली टीचर एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था। हु गवर्न द एकेडमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलेज ऑफ एजुकेशन? निपा, एनसीईआरटी, एनसीटी, नॉट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एनसीटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन? यूजीसी, सीएबी, एनसीईआरटी, नॉट। So the answer of this question is option D, that is not. Which is the first open university in India? IGNOU New Delhi, Dr. B.R. Ambedkar Open University in Hyderabad, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University in Ahmedabad, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University in Nasik. So the answer of this question is option B, that is Dr. B.R. Ambedkar Open University in Hyderabad. The statistical test developed by Spearman to find out the underlying factor of intelligence is factorial design, analysis of variance, factor analysis, t-test. So the answer of this question is factor analysis. अगर हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का बात करें तो ये एक स्टैटिस्टिकल मैटर है और ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। ओके, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो 2 से ज़्यादा मीन के अंदर कितना है उसी को हम लोग देखते हैं। और इसका जो स्टेप है वो है, पहले हम लोग एजम्पशन जैसे कि चेक करते हैं कि वो इंडिपेंडेंस है या नहीं, नॉर्मलिटी है या नहीं, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है या नहीं, ये सब चीज टेस्ट करते हैं। ओके, और इसके लिए हम लोग जो क्रुस्कल ओके इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह का चीज यूज करते हैं, और अगर ये एजम्पशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्रुस्कल वेलिच टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेटिवली उसको यूज करते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद जो पार्टिसिपेंट पर्टेनिंग टोटल वेरिएशन उसको हम लोग करते हैं, बिटवीन ग्रुप ऑफ वेरिएंस एसएसपी और एसएसडब्ल्यू जो है उसको निकालते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन स्क्वायर, एफ रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एनोवा का बात करें तो 4 तरह का देखने के लिए मिलता है। पहला जो आता है वन वे एनोवा, जहाँ की क्या होता है कि द टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस अमंग मीन व्हेन देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ क्या रहता है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। जैसे कि कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर अमंग स्टूडेंट फॉर 3 डिफरेंट स्कूल। ओके, एक स्कूल है 3 डिफरेंट स्कूल का जो टेस्ट स्कोर है उसको क्या करना कि कंपेयर करना। 2 वे एनोवा में क्या होता है कि ये 1 वे एनोवा का एक तरह का एक्सटेंशन है। यहाँ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और टेस्टिंग फॉर इंटरेक्शन इफेक्ट। ओके, और उसका इंटरेक्शन इफेक्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं एनालाइजिंग हाउ बोथ जेंडर एंड स्टडी मेथड इफेक्ट एग्जाम परफॉर्मेंस, की कैसे ये जेंडर और जो स्टडी मेथड है वो कैसे एग्जाम्स परफॉर्मेंस जो है बच्चा का उसको इफेक्ट कर रहा है। रिपीटेड मेजर ऑफ एनोवा। ओके, यहाँ क्या होता है कि जो यूज्ड व्हेन मेजरमेंट आर टेकन ऑन द सेम सब्जेक्ट, की एक सेम सब्जेक्ट के अंदर ऊपर जब अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग टाइम ओवर द टाइम्स यूज होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिपीटेड मेजर ऑफ एनोवा बोलते हैं। मेनोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये क्या है, ये एक तरह का एक्सटेंशन है एनोवा का। ओके,
और यहाँ क्या होता है, वेरिएबल आर एनालाइज साइमल्टेनियसली इंस्टेड ऑफ जस्ट वन, कि यहाँ एक बार में एक हुए बिना साइमल्टेनियसली बहुत सारे वेरिएबल को यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is not true in the context of intelligence test? An intelligence test can be standardized test. An intelligence test can differentiate between person with different level of intelligence. Intelligence test set norm. An intelligence test has to be administered to one individual at time. So the answer of this question is option D, that is an intelligent test has to be administered to one individual at a time. ओके, ये जो है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इंटेलिजेंस टेस्ट को लेकर, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है और वो उसको टेस्ट नॉर्म को फॉलो करना पड़ता है, और उसके साथ साथ एक टेस्ट होता है जो कि डिफरेंस सेट करता है पर्सन और डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को। Which of the following is best described as an eclectic theory of learning? Banduraj social learning theory, Gainage theories of learning, Skinner operant conditioning theory, Piaget theory. So the answer of this question is option B, that is Gainage theory of learning. ओके, अगर हम लोग देखिए बंदुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी को, यहाँ चार चीजें ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ओके, अटेंशन जो है वो स्टिमुलस और फोकस के ऊपर स्टिमुली फोकस के ऊपर एम्फसाइज करता है। रिटेंशन जो है वो जो हमारा याद रखना है, ओके, उसी के ऊपर होता है, एनकोडिंग के ऊपर रहता है। रिप्रोडक्शन जहाँ की प्रैक्टिस और फीडबैक्स हमको देखने के लिए मिलता है। मोटिवेशन जो है रिवॉर्ड और इन्फोर्समेंट हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कहने को देखिए तो यहाँ 9 इवेंट और 9 कॉग्निटिव प्रोसेस हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे गेन अटेंशन, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, रिकल्स प्रायर लर्निंग, ओके, उसके बाद प्रेजेंट स्टिमुलस, गाइडिंग लर्निंग, एलिसिट परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक, एसेस परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन, ट्रांसफर। ओके, इस तरह का नया चीजें हमको देखने के लिए मिलता है, और इसका रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेस भी हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि गेन अटेंशन के लिए रिसेप्शन, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट के लिए एक्सपेक्टेंसी, रिकॉल्स प्रायर लर्निंग के लिए रिट्रीवल, प्रेजेंट स्टिमुलस के लिए सिलेक्टिव परसेप्शन, गाइड लर्निंग के लिए सेमेंटिक एनकोडिंग, एलिसिट परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्डिंग, प्रोवाइड फीडबैक के लिए रिइंफोर्समेंट। ये सारे के सारे क्या है कि कॉग्निटिव प्रोसेस है। बीएफ स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसको देखिए तो यहाँ जो रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटेंशन, ये कुछ मेजर एस्पेक्ट है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट यहाँ देखने के लिए मिलता है, और एक एक्सटेंशन आता है। पियाजे का बात करें तो 4 स्टेजेस के बारे में बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो है 0 से लेकर 2 साल तक, 2 से लेकर 7th ईयर तक प्री ऑपरेशनल, 7 से लेकर 11 तक कंक्रीट, और 11 ऑनवर्ड को हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल बोलते हैं। ओके, सेंसरी मोटर का जो सबसे जो क्रूशियल फीचर है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके, प्री ऑपरेशनल का जो है वो लैंग्वेज का यूज स्टार्ट होना, इगोसेंट्रिक थिंकिंग, ओके, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। कंक्रीट ऑपरेशनल का लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन, ओके, ये सब चीज़ कंक्रीट ऑपरेशनल में देखने के लिए मिलता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल्स में लॉजिकल थिंकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ओके, इस तरह का चीज़ हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज थ्योरी? पियाजे थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी, बंदुरा थ्योरी, फ्रूएड थ्योरी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बंदुरा थ्योरी। आप अगर देखेंगे पियाजे को, एरिक्सन को, फ्रूएड को, हर कोई स्टेजेस के बारे में बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ एज ग्रुप को ये स्टेज माना जाएगा, और यहाँ से वहाँ स्टेज को दूसरा स्टेज माना जाएगा। लेकिन बंदुरा को आप देखेंगे तो वो सिर्फ 4 चीजें बोलते हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ओके, वो कोई स्टेज के बारे में नहीं बोलते हैं, इसीलिए ये एक स्टेज थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट, इरिक्सन को अगर हम देखिए तो देखिए बोलता है ओरल, सेंसरी, मस्कुलर, अनल, लोकोमोटर, जेनिशियल, लेटेंसी, एडोलेसेंस, यंग एडल्ट, एडल्टहुड, मेजोरिटी, ऐसे करके ये बोलता है। ओके, और इसके हिसाब से जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी कोहेजन वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, ईगो आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ऐसे चीज़ देखने के लिए मिलता है।
अगर इसी का अगर हाईलाइट को अगर हम देखें तो चिल्ड्रंस विद ए वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ट्रस्ट, 10 वेल डेवलप्ड सोशल एंड इमोशनली पॉपुलर, हाईली इनसिक्योरिटी, ये सब चीज कुछ रिसर्च पे चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिगमंड फ्रॉइड का 8 ईगो, सुपर ईगो, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, डिफेंस मैकेनिज्म, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफरेंस, ये सारे के सारे उनका कॉन्सेप्ट है। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, which of the following does not involve metacognitive thinking? Monitor the performance of oneself on a given task, comparing the performance of oneself with that of another, analyzing the capabilities of oneself on a mental task, introspecting the ability of oneself to apply cognitive strategy. Answer of this question is option B, that is comparing the performance of oneself with that